संघर्ष से लड़ने वाला ही मैदान जीतता है। इंसान लाखों दुख सहकर सुख के मोती बीनता है। शिक्षा और पैसा न हो तो जीवन में आती है हीनता। इंसान ही इंसान के अधिकार को छीनता है। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, मानवाधिकार। मित्रों, मानवाधिकार है क्या, ये सवाल उठता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानवाधिकार यानी मानव का अधिकार। मनुष्य मात्र होने के कारण जो अधिकार हमें प्राप्त हैं वही मानवाधिकार है, यानी जिन्हें हम हर समय, हर परिस्थिति में, हर देश में प्राप्त हो वही मानवाधिकार होता है। मानवाधिकार को विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया है। एक विचारक है डेविड सेल्बाई। उन्होंने बताया कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त हैं, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय होते हैं। वे पैदा नहीं किए जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। आगे के क्रम में एक विचारक एएस सईद, उन्होंने बताया अपने अनुसार मानवाधिकार को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि मानव अधिकार का संबंध व्यक्ति की गरिमा से होता है एवं आत्मसम्मान भाव से, जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है एवं मानव समाज को और उसके सर्वांगीण विकास को आगे ले जाने का कार्य करता है, वही मानवाधिकार होता है। मानवाधिकारों को स्वाभाविक अधिकार भी कहा जाता है, अर्थात कुछ अधिकार मानवीय स्वभाव का अंग बन जाते हैं। अधिकारों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है तथा समाज में ऐसे वातावरण का जन्म होता है जिस वातावरण में व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर सभी मानवजन को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार को इतिहास के स्रोत से देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराने काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने इस इतिहास को बताया है और उस इतिहास की जड़ें आज भी कभी कभी देखने को मिलती हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे पृथ्वी को अपना पूरा परिवार मानने की कल्पना हमारे वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व की थी। हजारों वर्ष पूर्व से इसका मतलब मानवाधिकार पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में समाहित था। अगर मानवाधिकार को हम आधुनिक परिस्थिति में देखें तो मानते हैं कि मानव जाति के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो भीषण युद्ध भी हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, फिर वर्साई की संधि 1919 के आसपास तक, और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत दुखद परिणाम, या हम कह सकते हैं बहुत ही दुखद घटना, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे और उससे उत्पन्न इन दो युद्धों ने संपूर्ण मानव जगत में खतरा उत्पन्न कर दिया, जिसके प्रभाव में लाखों लोग मारे गए तथा बेघर हो गए थे। अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक एवं दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं हैं जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे प्रलेखों में उल्लेखनीय है अशोक के आदेश पत्र, मोहम्मद द्वारा निर्मित मदीना का संविधान इत्यादि। आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामयिक इतिहास से संबद्ध है। द 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट 1525 को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है।
यह जर्मनी के किसान विद्रोह स्वाभियम संघ के समक्ष उठाई गई किसानों की मांग का ही एक हिस्सा था। मानवाधिकारों को लेकर अक्सर विवाद का विषय बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में मानवाधिकारों की सार्थकता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और बगैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार को न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि उस मानवाधिकार के उल्लंघन करने वाले लोगों को माननीय अदालत सजा भी देती है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सुनिश्चित है। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान के 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसमें मानवाधिकारों का विस्तृत वर्णन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दिशा में आयोग के अतिरिक्त मानवाधिकार के तहत कई एनजीओ भी काम करते हैं और साथ ही साथ कुछ समाज सेवी लोग भी इस दिशा में अपनी मुहिम चला रहे हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में प्रस्तावना एवं 30 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक मनुष्य प्राणी मात्र होने के कारण मानवाधिकारों के प्रति हकदार है। वे हमारे अपने मनुष्य होने के मात्र की प्रकृति में निहित है। किसी रीति रिवाज, परंपरा, कानून या राज्य शासक ये प्रदत्त नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हमारे व्यक्तित्व का विकास मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। बीस दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक पेरिस सिद्धांत को अपनाया था। पेरिस सिद्धांत है क्या? पेरिस सिद्धांत के ही तहत दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के लिए कहा गया था। आइए थोड़ा अब जानते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिकारों के संरक्षण के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पारित किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 8 जनवरी 1994 पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, लेकिन इसे 28 सितंबर 1993 से लागू माना गया है। अधिनियम को 8 अध्यायों और 48 धाराओं में बांटा गया है। अधिनियम की धारा 2A के घ में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत किया गया है और धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन और आगे धारा 4 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। धारा 5 जो है उसमें आयोग की जो कार्य प्रक्रिया है, किस प्रकार से कार्य होगा, इसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था है। और धारा 6 में हर जिलों में मानवाधिकार कार्यालयों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अध्याय 6 के धारा 30 में देश के हर जिले में जो भी मानवाधिकार कार्यालय हैं
उसकी स्थापना की जाए। इस अधिनियम के तहत ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही NHRC लागू किया गया था। NHRC मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये NHRC जो है ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अध्यक्ष के रूप में हमारे कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाता है। मानवाधिकारों का दायरा समय देश काल की परिस्थिति के साथ जैसे जैसे हम विकास के नए सोपान पर पहुंच रहे हैं या विकास की सीढ़ियों को छू रहे हैं तो उसका दायरा होता जा रहा है। उसी कड़ी में आज के डेट में हम देखेंगे कि सूचना का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में मानव जगत को जीने का अधिकार, विकास का अधिकार या हम कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, बहुत से सारे ऐसे अधिकार हैं जो समय के साथ साथ भारतीय संविधान में व्याख्या के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जोड़े गए हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, समता व गरिमा को संरक्षित करने वाले अधिकार मानवाधिकार है। या हम यूं ही कह सकते हैं कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास करने के लिए मानवाधिकार बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार मानव जगत के लिए एक प्राणवायु की तरह है। धन्यवाद।